नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में। तो उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग का चैप्टर एमीन्स कंप्लीट होने वाला है। तो देखते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखें वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वो सारे वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को उससे पहले क्या करना है कि अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी दोस्तों को ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सके, उनका भी पढ़ाई बाधित ना हो, उसका भी पढ़ाई आगे चलते रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शंस हम लोगों ने कल 5 रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने देख चुका था। आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन नंबर 6 रिएक्शन जो है वो क्या है, कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या चीजें बनेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हिंसबर्ग का रिएजेंट होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो C6H5SO2 और Cl होता है। ये होता है हिंसबर्ग का रिएजेंट। अगर हम लोग को पूछा जाए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किसे कहते हैं, तो इसको देखिए हिंसबर्ग का रिएजेंट कैसे होगा। देखिए ऐसे करके बेंजीन रहेगा। ठीक है, ये बेंजीन से क्या करेगा कि सल्फर जुड़ा रहेगा और सल्फर से 2 ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। तो 2 ऑक्सीजन 1 और 1, 2 सल्फर का बैलेंसी जो होता है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितना होता है, 6। तो देखिए कितना इसका बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 5, एक बचा है तो एक किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। तो ये क्या होता है, हिंसबर्ग का रिएजेंट होता है। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाता है बेंजीन सल्फोनाइल, SULPHONYL सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये हो गया आपका क्या कि हिंसबर्ग का रिएजेंट। तो अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं किसका, आपका एमीन का, एमीन के साथ, तो क्या होगा, क्या चीजें बनेगा, तो वो सारी चीजों को देखते हैं। चलिए आपका ले लेते हैं सबसे पहले। चलो हिंसबर्ग का रिएजेंट है तो हिंसबर्ग का रिएजेंट चलिए हमने ले लिया। ठीक है, ये हो गया SO2 और Cl हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग किसके साथ, पहले प्राइमरी एमीन के साथ करके देखते हैं। चलिए प्राइमरी एमीन हो गया ऐसे NH और इधर भी क्या, इधर कुछ ले लेते हैं, तब होगा प्राइमरी एमीन, कोई भी कार्बन। तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन के साथ सल्फोनाइल क्लोराइड जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसके साथ हम लोग रिएक्शन कराएं। रिएक्शन कराने के बाद देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से Cl और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। किस रूप में निकलेगा, HCl के रूप में निकल जाएगा। जब HCl के रूप में रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो देखिए तो ये क्या बच जा रहा है, ऐसे करके आपका बच जा रहा है। जो S यहाँ पे क्या है, वो इधर भी क्या है, वो है, यहाँ पे Cl निकल गया तो यहाँ नाइट्रोजन जो है वो आके जुड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन के नीचे H है, यहाँ पे C2H5 है। तो ये प्रोडक्ट बना दे रहा है कि किसके साथ, जब प्राइमरी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट का, तब। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसको कहा जाता है कि एन इथाइल। ये इथाइल है तो इसको कहते हैं एन इथाइल सल्फोनामाइड। एन इथाइल सल्फोनामाइड है, लेकिन किसका सल्फोनामाइड है, बेंजीन। तो इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 1 डिग्री वाले के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री वाले के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो जो ये कंपाउंड बन रहा है ना, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल। लेकिन आगे देखेंगे कि 2 डिग्री वाले के साथ कराते तो क्या होता है, सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, क्या बनेगा, वो सारी चीजें देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 2 डिग्री वाले के साथ। 2 डिग्री वाले के साथ हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या क्या चीजें बनेगा। ठीक है, तो चलिए हल्का सा 2 डिग्री वाले के साथ करते हैं। तो 2 डिग्री वाले में ले लेते फिर से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये है। ठीक है, S वो और यहाँ पे भी क्या है, वो और यहाँ पे Cl है। अब 2 डिग्री मतलब नाइट्रोजन के 2 साइड से क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। चलिए हमने C2H5 को जोड़ रखा है। ठीक है, C2H5 फिर से जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या चीजें होगी, आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि फिर से यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। तो जो बच जाएगा इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे है, यहाँ पे S वो, इधर भी वो है, यहाँ पे क्या है
एन, इधर क्या बच गया, देखिए एन से बच गया यहां से यहां तक पूरे, ठीक है। तो एन इधर नीचे क्या लटका है C2H5 और इधर भी क्या लटका है C2H5, ये लटक गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड बना देता है किसके साथ, अगर 2 डिग्री का हम लोग एमीन लेते हैं तब, तो सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ मिलके ये चीजें आपका बन जाता है। तो ये जो चीजें बन रहा है तो इसका नाम हो जाता है, देखिए एन पे 2 चीजें लटक रहा है, एन इथाइल, तो एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड ऐसे बन जाता है। जो कि वाटर में क्या होता है कि आपका वाटर में सॉल्युबल ये नहीं होगा, कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, नहीं है वाटर में सॉल्युबल, ठीक है। वो जो 1 डिग्री के साथ कराते थे वो क्या होता था, वाटर में सॉल्युबल होता था, ये क्या वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा है। तो ये चीजों को ध्यान देना कि कौन सॉल्युबल होगा, कौन सा सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ध्यान देते हैं कि ये चीजें हो गया, तो इसके बारे में हल्का सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं और स्टेटमेंट लिखने के बाद देखते हैं क्या क्या चीजें हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर टर्सरी की बात करेंगे, हल्का सा ध्यान दे दीजिए कि अगर टर्सरी की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए सल्फोनामाइड है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वाला, ठीक है। ये है अगर 3 डिग्री के साथ कराते तो देखिए इधर भी CH3 या C2H5 जो ले रहे हैं वो हो जाएगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप हो जाएगा और इधर भी चाहे तो इधर भी क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो इसके पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, जो कि किसके साथ निकलना चाहिए, Cl के साथ नहीं निकलने वाला, इसलिए क्या करेगा कि ये 3 डिग्री वाला क्या करेगा, 3 डिग्री वाला रिएक्शन करता ही नहीं, किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो आपसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि अगर 1 डिग्री है तो वाटर में क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, ठीक है। 2 डिग्री हो रहा है तो क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबल नहीं है। 3 डिग्री क्या है कि ये तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपका हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। तो सिंपल सा टॉपिक नंबर 6 लगा दीजिए, रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं C6H5SO2Cl, जिसको बेंजीन के साथ। तो क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नॉन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि हिंस रिएजेंट किसे कहते हैं, हिंसबर्ग का रिएजेंट किसे कहते हैं, तो हिंसबर्ग में क्या कर देना है कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या C6H5SO2Cl। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन या प्राइमरी एमीन इज ट्रीटेड विथ, इसको प्राइमरी एमीन को ट्रीट करते किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो सॉलिड सल्फोनामाइड बन जाता है। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में सल्फोनामाइड बन जाता है, वो भी किस रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में, आपको पीपीटी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। प्रेसिपिटेट के रूप में जो भी लिक्विड रहेगा उसमें प्रेसिपिटेट आपका लास्ट में बच जाएगा। और जो कि विच इज सॉल्युबल इन NaOH, जो कि कहां पे सॉल्युबल हो जाएगा, अगर NaOH सॉल्यूशन ले रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो इतने याद रखना है कि बेस में सॉल्युबल होगा या नहीं। तो ये 1 डिग्री वाला क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो जा रहा है। तो इसका रिएक्शन हल्का सा देखते, देखिए यहाँ पे रिएक्शंस क्या है कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, 1 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला, ये यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दिया। तो देखिए ये आके ये वाला पार्ट पूरा आके इधर से जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एक साथ बेंजीन सल्फोनामाइड सॉरी, जो कि क्या है, सॉल्युबल है किसमें, NaOH में सॉल्युबल है। प्लस निकल क्या रहा है, H और Cl, देखिए प्लस HCl निकाल दिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगर 2 डिग्री वाले का लेते हैं तो क्या होता है कि व्हेन या सेकेंडरी एमीन इज ट्रीटेड विद, सेकेंडरी एमीन को अगर ट्रीट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉलिड सल्फोनामाइड बन जाता है। कि सॉलिड सल्फोनामाइड बन तो जाएगा लेकिन विच इज इनसॉल्युबल, मतलब नहीं सॉल्युबल है। आपका क्या कर रहा है कि सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर में, या सिंपल से कह सकते हैं कि बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 डिग्री वाले को NaOH के साथ सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 3rd नंबर में, मतलब 3rd टर्सरी के लिए, टर्सरी एमीन जो होता है वो क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। सिंपल से इतने बता सकते हैं कि इसलिए क्या कहते हैं कि अभी के टाइम में क्या कहते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट का उपयोग हम लोग करेंगे किसके रूप में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आपका क्या है, एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। कभी कभी पूछता है कि आपको दे दिया गया एमीन्स, तो एमीन्स को किस माध्यम के द्वारा आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो दे देता वहाँ पे क्या करता है कि लुकास के द्वारा कर सकता है, या क्या कर सकता है, टॉलेंस के द्वारा कर सकता है, टॉलेंस टेस्ट के द्वारा, या आइडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा, या आपका कहेगा हिंसबर्ग। तो अगर एमीन दे तो हिंसबर्ग को ही याद रखेगा, हिंसबर्ग के माध्यम से ही आपको अलग करना होता है। तो यहाँ पे हिंसबर्ग में फिर से एक बार रिमाइंड कर लेना है कि हिंसबर्ग में कैसे कैसे होता है
प्राइमरी होगा तो प्राइमरी क्या होगा कि सॉल्युबल होगा NaOH में, सॉल्युबल होगा NaOH में। अगर सेकेंडरी होगा 2 डिग्री होगा तो ये नॉट सॉल्युबल होगा NaOH में। 3 डिग्री होगा तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा हिंस वर्ग के साथ, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करेगा हिंस वर्ग के साथ। तो ये चीज़ें होती, तो यही तीनों को एक दूसरे से अलग करने का माध्यम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, हल्का सा 2 लाइन और लिखते हैं कि अभी के टाइम में क्या कहते हैं कि नाउ या डेज पाराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्लोराइड है ये, तो पाराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड का उपयोग करते हैं हम लोग किस रूप में, हिंसबर्ग रिएजेंट के रूप में। देखिए क्या किए कि सिर्फ यहाँ सल्फोनाइल क्लोराइड था, इसके पारा में क्या कर दिया CH3 को जोड़ दिए। तो ये पाराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है वो क्या होता है कि मोर स्टेबल होता है किसके तुलना में, सल्फोनाइल क्लोराइड के तुलना में, इसलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका रिएक्शन होता है 6 नंबर रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका, एनिलीन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका बेंजीन रिंग है ऐसे करके, है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ NH2, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए इसके पास नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी के पास रहता है तो वो हमेशा क्या करता है, डोनेट करने का काम करता है कि ले लीजिए बेंजीन रिंग को क्या करेगा, दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अगर देता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, यहाँ पे भाग जाएगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेगा तो किस प्रकार से बन जाएगा, हल्का ध्यान देना है। ये यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भाग जा रहा है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे रहने देते, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया कि आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 है, NH2, और ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आ जा रहा था यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन भी जुड़ा है, मतलब कितना बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन का टोटल 4 बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। ऐसे हो गया। अगर इसको और भी देखते तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पे आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं, यहाँ तो यहाँ पे भाग जाएगा। तो ये भागने के बाद क्या बन जाएगा, देखिए तो ऐसे करके बनेगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे N है और यहाँ पे क्या है H2 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, और ये वाला कहाँ भागेगा, यहाँ पे भाग जाएगा। जब यहाँ पे भाग जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या होने वाला है, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ये ऐसे करके बन जाएगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड एक यहाँ आ चुका है, एक यहाँ आ चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है N के साथ H2, और यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज है। जब प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहा है, यहाँ पे भाग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस चार्ज। अगर इसको फिर से अगर रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो हल्का सा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएगा यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना फिर से भाग जाएगा बाहर। जब बाहर इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे करके हो जाएगा, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे NH2 हो जाएगा, प्लस रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ें बना रहा है, इस प्रकार से आपका रेजोनेंस बना रहा है, इस प्रकार से रेजोनेंस। तो अगर हम लोग सिंपल सा देखना चाहेंगे इसको पूरे में कि कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के रूप में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में दे रहा है, ना कि खींच रहा है। जबकि हम लोग कहते हैं कि क्या है, NH2 ग्रुप जो है, इसको हल्का सा देख लेना है। तो NH2 ग्रुप जो है, ऐसे कहते हैं ना कि NH2 ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हमेशा माइनस आई इफेक्ट को देता है, माइनस आई इफेक्ट को देता है, माइनस आई इफेक्ट को देने वाला है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि इसके पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग मैक्सिमम जानते हैं क्या है कि जितना भी माइनस आई इफेक्ट या फंक्शनल ग्रुप जो होता है, तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे NH2 ग्रुप जो हो रहा है वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। इलेक्ट्रॉन को देने के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, किसमें, बेंजीन रिंग में। तो इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर रहा है तो क्या क्या चीजें बन रहा है, कहाँ कहाँ पे माइनस चार्ज हुआ, तो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ पे माइनस चार्ज हो गया है। तो देखिए तो कहाँ पे हो रहा था, ऐसे करके सबसे पहले माइनस चार्ज कहाँ हुआ, यहाँ NH2 हो गया था, और यहाँ पे क्या हो गया था, एक माइनस यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो आपसे पूछे कि यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये
आप इसको कह सकते हैं ऑर्थो पे, ये भी ऑर्थो पे, ये मतलब पारा पे, और ये क्या है ऑर्थो पे। ऑर्थो और पारा पोजीशन पे क्या है माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो हम लोग रिएक्शन कौन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करने वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी क्या है प्लस में है, तो ये आके अटैक कहां करेगा, जहां माइनस होगा। तो देखिए ये कहां आके अटैक करेगा, जहां पे माइनस है। तो माइनस कहां पे, ऑर्थो पे या तो पारा पे। ऑर्थो पारा पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कोई भी आएगा वो आके अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे यहाँ पे या तो यहाँ पे। लेकिन कहाँ पे करेगा कि अगर आपसे कह दे कि न्यूक्लियोफाइल कोई आ गया है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ, ये माइनस ऑलरेडी, तो ये कहाँ जगह ढूंढेगा, जहाँ पे क्या है कि प्लस है। तो प्लस कहाँ पे है सॉरी, मेटा पोजीशन पे क्या है प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एनिलीन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो ऑर्थो पारा पे होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल कहेंगे तो कहाँ पे होगा, मेटा पे। तो मैक्सिमम हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कहाँ पे होगा, तो ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये बातें क्लियर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनिलीन का जो ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप हो रहा है एनिलीन में, ठीक है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। और हम लोग को ये भी पता है कि NH2 ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है कि इसको दे रहा है, दान दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ले लो। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अगर दे रहा है तो ये दान दे रहा है, मतलब ये क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि NH2 ग्रुप को क्या कहेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। किसी भी अगर बेंजीन रिंग में आके लटक जा रहा है तो उसके एक्टिविटी को क्या करेगा, रिएक्टिविटी को स्टेबल कर देगा और भी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। बातें क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हल्का सा इसका स्टेटमेंट लिख लेते। ये चीज़ें अगर समझ में आया तो देखिए कि वही सारी चीज़ें किए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, वही किए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग गया, फिर यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस चार्ज हो गया। फिर इसको फिर से मूव कराएं तो ये यहाँ भाग जाएगा, तो ये देखिए फिर से इस प्रकार बन गया। फिर इसमें यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ रिमूव हुआ तो फिर से ये बना गया। कुल मिला के फिर से एनिलीन सिर्फ क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, रेजोनेंस के कारण ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट करना है कर सकते हैं, ऐसे करके कर लीजिए। और उसके बाद हल्का सा लिख देते कि द NH2 ग्रुप इन एनिलीन, NH2 ग्रुप कहाँ है, एनिलीन हैज माइनस आई इफेक्ट। तो हम लोग को पता है कि जितना भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो सारा क्या होता है माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट इसमें है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि इसमें और भी है प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट किसको कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को। तो बेंजीन रिंग है, ऐसे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, हमेशा डबल बॉन्ड में क्या होता है रेजोनेंस होगा। बेंजीन रिंग दिया मतलब रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस के कारण क्या कर सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस है, दैट मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट है। तो वो इफेक्ट को क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे प्लस इफेक्ट है, तो प्लस इफेक्ट जो हो रहा है प्लस एम इफेक्ट वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर हो रहा है। किसके तुलना में, माइनस आई इफेक्ट की तुलना में स्ट्रॉन्गर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसके कारण देयरफॉर NH2 ग्रुप इज ओवरऑल, इसलिए NH2 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, मतलब किसी के भी रिएक्टिविटी अगर एनिलीन में आके जुड़ जा रहा है तो इसके रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। एज वेल एज ये किस रूप में काम कर रहा है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ऑर्थो और पारा पे ही क्या हो रहा था, माइनस आ रहा था, तो माइनस पे ही क्या होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। इसलिए जो एनिलीन वाला NH2 ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये चीज़ों को याद रखिएगा, हर एक चीज़ में अपना अपना अलग स्टेटमेंट होता है, वो चीज़ों को ध्यान दीजिए। इसका हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का कुछ क्या देखते हैं, क्या हम लोग देख लेते हैं हल्का सा, क्या इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या कहता है कि ब्रोमीन आके जुड़ जाना, तो ब्रोमीन आके जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। जैसे आपका एनिलीन है, यहाँ पे एनिलीन हो गया। अब एनिलीन में हम लोग क्या किए कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए, Br2 है, इसको साथ क्या दिए कि वाटर दे दिया, ब्रोमीन वाटर जैसे दिए, ये क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर है, अगर डायरेक्टली रहता है FeCl3 सब कुछ रहता है तो सोचबो करते ब्रोमीन वाटर है। जैसे ब्रोमीन वाटर होता है तो ये क्या करता है, तीनों जगह पे Br आ जाता है, तीनों जगह पे Br आ जाएगा एनिलीन के। एनिलीन था ही, उसके साथ क्या किया कि वाटर 3 जगह पे Br आ गया, तो क्या हो गया कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है, तो ये हो जाता है अगर ब्रोमीन वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तब ये चीजें आपका बन।
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों जगह पे आ जा रहा है Br Br। अगर इसी को अगर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग तीनों जगहों पे हम लोग को नहीं चाहिए, अगर ब्रोमीन वाटर पे करा रहे तो तीनों जगहों पे आ जा रहा है। अगर तीनों जगहों पे नहीं चाहिए तो देखिए दूसरा रिएक्शंस और भी, अगर हम लोग सिर्फ चाह रहे हैं क्योंकि क्या कर रहा है कि ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है एनिलीन, तो सिर्फ ऑर्थो और पारा पे होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तीनों जगहों पे हो जा रहा है। इसलिए इस रिएक्शंस को हल्का सा और देखते हैं कि किसके साथ होगा तो वैसा रिएक्शन होगा। तो सिंपल सा देखिए, हम लोग के पास एनिलीन है ना, तो एनिलीन में क्या करेंगे, आपको डाल देना है कि एसिड एनहाइड्राइड वाला डाल देना है। जैसे ये वाला CH3CO का 2 बार डाल के एसिड एनहाइड्राइड को शॉर्ट फॉर्म में एसिड लिखेंगे, फिर इसके साथ पिरिडीन को डाल देते, पिरिडीन को डाल दिए। पिरिडीन को डालने के बाद ये डायरेक्टली क्या हो जाता है कि यहाँ पे NH वाला ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, NH और CO CH3 ऐसे हो गया, NH और यहाँ पे CO और ये हो गया CH3, ऐसे बन गया, ऐसा बन जाएगा। फिर इसको क्या किए कि हम लोग Br2 डाल दिए, ब्रोमीन को डाल दिए, किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH के साथ डाल दिए, एसिटिक एसिड के साथ। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आके बना देगा क्या कि ये जो है यहाँ पे तो NHCOCH3 ये जो है वो रहेगा, COCH3 जो है वो रहेगा ही, और उसके साथ ही साथ ये क्या करेगा कि Br आके जोड़ देगा। Br यहाँ पे 2 जगहों पे जुड़ने का चांसेस है, एक ऑर्थो पर एक पारा पे। तो अगर ऑर्थो पे आके जुड़ेगा, यहाँ पे आके अगर जुड़ता तो ये क्या होता है कि ये लेस स्टेबल होता है, तो माइनर हो जाता वो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे ऑर्थो पे आके अटैक हो जाएगा, तो ऑर्थो पे जुड़ने के कारण क्या होगा कि एक दूसरे के नज़दीक हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, जिसके कारण वो मेजर प्रोडक्ट ना होकर क्या करेगा कि वो माइनर बन जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट मेजर को लेते हैं, मेजर को ले लेंगे, ठीक है। पारा पे पारा वाला क्या होता है, हमेशा मेजर होता है। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिड या बेस डाल देते हैं, मान लेते हैं कि वो H माइनस डाल दीजिए या H+ डाल दीजिए, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। एसिड या बेस को हम लोग डाल दिए, जैसे एसिड या बेस को डालते तो ये क्या होगा कि ये पूरा ग्रुप आके निकल जाएगा, और ये पूरा ग्रुप निकल जाने के बाद आपका क्या बना देगा, यहाँ पे NH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या होने वाला है कि ये रिएक्शंस हो जाता है। तो सबसे पहले जो बनाएगा तो आपका एनिलीन है, तो एनिलीन में एसिड एनहाइड्राइड CH3CO का 2 बार कर देते हैं और वो दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पिरिडीन के प्रेजेंस में कराते तो ये क्या करता है कि एसीटानलाइड बन जाता है, ACETA नलाइड, ठीक है, एसीटानलाइड बन जाता है। इसको फिर से ब्रोमीन के साथ एसिटिक एसिड में करेंगे तो उसी का क्या होगा कि Br आके जुड़ जाएगा, किसमें, पारा पे, तो ये पारा पे आके जुड़ गया। फिर इसको बेस के साथ या एसिड के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि एनिलीन में क्या होगा कि पारा पे पारा ब्रोमो एनिलीन बना देगा। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपका बनता है। तो यहाँ पे आपका कैटलिस्ट ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारे कैटलिस्ट डालिएगा तब आपका पारा वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको डायरेक्ट कहिएगा कि हम Br2 डाल दे रहे हैं और आपका रिएक्शन हो जाएगा तो वो चीज़ें नहीं होने वाला। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कि सिर्फ पारा पे लाने के लिए कह रहा है या और कुछ। तो इसका स्टेटमेंट हल्का सा लिख लेते हैं। ये नंबर लिखना है कि ब्रोमिनेशन एनिलीन को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो व्हाइट पीपीटी व्हाइट कलर में प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन कर देता है। 2 पे 4 पे और 6 पे आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन अगर हमको एक ही जगह पे करना है तो एक ही जगह पे लाने के लिए क्या करते हैं, द मोनो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कैरिड आउट एज फॉलोज। कैसे होगा तो देख लीजिए हल्का सा ये किस प्रकार से रिएक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एनिलीन को ट्रीटमेंट करा रहे वही चीजें एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो NaCO CH3 हो गया। फिर Br2 के साथ क्या करते हैं CH3COO एसिटिक एसिड। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो N पे फिनाइल है तो N फिनाइल इथेनामाइड कर सकते हैं, इथेनामाइड या एसिटानलाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा कि Br2 दिए तो Br2 क्या होगा कि एक ऑर्थो पे हो जाता है एक मेटा पे हो जाता है। लेकिन ऑर्थो वाला क्या होता है कि माइनर प्रोडक्ट बनता है, तो माइनर को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट मेजर को ही क्या कर रहे हैं एसिड या बेस के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली क्या कर रहा है पारा पे आपका बन जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब कह सकते हैं कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन इस प्रकार से आपका होगा। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। सेम रिएक्शन हम लोग देखने वाले नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन देखिए, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि NH2 ग्रुप फिर से दिया हुआ एनिलीन हम लोग के पास है और यहाँ पे क्या डालना है कि एनिलीन में कॉन्क डालते हैं। कॉन्क कौन सा HNO3 और कॉन्क HNO3 कॉन्क फिर क्या डालते हैं H2SO4 ये दोनों डालते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्स है। जब दोनों को डालेंगे टेम्परेचर अगर देना चाहे तो 288 केल्विन पे कर सकते हैं। तो ये क्या करता है 3 प्रोडक्ट बना देता है। एक क्या करता है ऑर्थो पे जोड़ देता है, ऑर्थो, और एक मेटा और एक
पारा। तो चलो एक एक करके लिख देते हैं। पारा पे NO2 आ गया, फिर से क्या करेगा मेटा पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मेटा पे NO2 आ गया है, ये हो गया NH2 और ये मेटा पे आ गया, और एक क्या हो गया ऑर्थो पे आ गया है। ठीक है, NO2 और NH2 और यहाँ पे NO2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों प्रोडक्ट बना रहा है, ऑर्थो मेटा पारा बना दे रहा है, लेकिन ऑर्थो मेटा पारा तो बना दे रहा है, लेकिन कौन अधिक बना रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर पारा की बात करें, ऑर्थो पारा की बात करें तो ये मैक्सिमम कितना बनाता है 51% बना दे रहा है। ये 51% बना देता है, ये क्या करता है 47% बना देता है, और ये क्या करता है मात्र 2% बनाएगा। तो यहाँ रीजन देखिए 2% क्यों बना रहा है, क्योंकि दोनों ग्रुप जो है वो क्या है कि दोनों एकदम नज़दीक है, जिसके कारण स्टीरिक हिंड्रेंस होगा तो नाइट्रेशन रिएक्शन ईजी से नहीं हो पाएगा, और ईजी से नहीं हो पाने के कारण क्या होगा कि ये बहुत ही कम बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हल्का सा और ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि ये तो नाइट्रेशन तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या पारा वाला प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर वाला डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर मेटा लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और ऑर्थो तो लिखना ही नहीं क्योंकि 2% बनेगा, तो पूरे मिक्सर लिखना चाहे तो लिख दीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ें क्यों बनाता है, नाइट्रोजन का डेरिवेटिव क्यों बनाता है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो मेटा वाला प्रोडक्ट जो बनाता है तो मेटा तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो नाइट्रेशन है वो ऑर्थो या पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि मेटा का भी बना देता है। तो मेटा का बनाने का मेन मकसद ये है, देखिए क्या है कि आपके पास नाइट्रोजन वाला एनिलीन है, यहाँ पे एनिलीन है, NH2 है, इसको जैसे भी हम लोग एसिड जैसे कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3 डाल रहे थे एसिड मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे क्या करता है कि ये एसिड लेके क्या कर देता है NH3 के ऊपर प्लस चार्ज एनिलीनियम आयन बना देता है। ये एनिलीनियम आयन बना देता है, ठीक है, एनिलीन से एनिलीनियम साल्ट या एनिलीनियम आयन बना दे रहा है। जो कि क्या होता है कि ये था आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप था, और लेकिन ये क्या हो जा रहा है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि ऑलरेडी प्लस है तो प्लस वाला क्या करेगा तो दूसरों को खींचेगा, देगा नहीं, तो ये क्या हो जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन एनिलीनियम आयन किस रूप में काम करने लगता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में। लेकिन एनिलीन कैसा काम करता है एक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में। तो एनिलीन जो होता है वो क्या होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों, रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप काम कर रहा है, मतलब ये क्या है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के रूप में एनिलीनियम आयन काम करता है। क्लियर हुआ कि अगर आपसे पूछे एनिलीनियम किस रूप में काम करेगा तो क्या करना है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और एनिलीन किस रूप में तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि NH2 क्या है यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्लियर है। चलिए एक बात हल्का सा और, जैसे NH3 दिया है तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है ना बेंजीन रिंग में, और यहाँ क्या है NH2 है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेंजीन रिंग में देने का काम करता है। ये प्लस ऑलरेडी है, ऑलरेडी प्लस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन उल्टा चाहिए इधर से दो, ये दे नहीं पाएगा, इसलिए क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बातें क्लियर हो रही है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हल्का सा कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अभी हम लोगों ने देखा था ऑर्थो मेटा पारा तीनों बना दिया था, लेकिन अगर एक हम लोग बनाना चाहें कि सिर्फ हमको एक ही चाहिए, क्या कि जो नाइट्रो कंपाउंड बना रहे हैं वो एक चाहिए, तो सिंपल सा आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप है, ये वाला है, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे, फिर से वही चीज़ें डाल देंगे, एसिड एनहाइड्रेट CH3CO का होल ट्वाइस, और वो ये किसके प्रेजेंस में पिरिडिन के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में अगर डाल देंगे तो ये फिर से क्या बना देगा आपका, देखिए ये प्रोडक्ट बना देगा NH के साथ आके वही सारी चीज़ें जुड़ जाएगा COCH3 एन फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड वाला बना देगा। ठीक है, ये हो गया। तो एसिटानलाइड जिसको कहते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कॉन्क H2SO4 डाल दीजिए, HNO3 डाल दीजिए, ये दोनों चीज़ें कॉन्क में डाल दीजिए। ये क्या करेगा यहाँ पे आके बन जाएगा क्या, ये चीज़ें तो रहेगा ही NH और COCH3 तो रहेगा ही, उसके साथ साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका NO2 नाइट्रो ग्रुप, वो भी मेजर के रूप में, माइनर ऑर्थो बनेगा लेकिन हम लोग को मेजर ध्यान देना। फिर एसिड या बेस के रूप में रिएक्ट करेंगे एसिड या बेस के साथ, तो फिर से ये क्या करेगा ये पूरा ग्रुप क्या होगा रिमूव हो जाएगा, और बच क्या जाएगा यहाँ पे NH2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
2 आके जुड़ जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनने वाले। तो सिंपल सा फिर से याद रख सकते कि अगर एक जगह पे NO2 ग्रुप जोड़ना है तो सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड के साथ एनिलीन को रिएक्शन कीजिए, ये आ जाएगा एसिटानलाइड बन जाएगा। फिर इसको कॉन्क H2SO4 HNO3 के साथ तो नाइट्रो आके जुड़ जाएगा पारा पे, क्योंकि मेजर होता है। फिर इसको एसिड या बेस के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये क्या करेगा, पारा पे नाइट्रो एनिलीन बना देगा। तो इस प्रकार से नाइट्रेशन रिएक्शन होता है। इसका स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सिंपल सा कि नाइट्रेशन में क्या होगा कि सिंपल सा व्हेन लिख दीजिए बी नंबर, एनिलीन को ट्रीट कर रहे हैं नाइट्रेटिंग मिक्सर के साथ कॉन्क HNO3 H2SO4 के साथ, ये क्या करेगा, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनाएगा। टेरी ऑक्सीडेशन का मतलब 3 गो प्रोडक्ट एक साथ बनाएगा। तो ये एक साथ बनाएगा, उसके साथ क्या करेगा, वो भी कैसा रहेगा, नाइट्रोजन का डेरिवेटिव। तो देखो एक ऑर्थो पारा मेटा तीनों बना दिया ना, तो ये बनाता है, वो परसेंटेज भी आपको पता है। ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, क्यों, क्योंकि इसको जैसे एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक मीडियम में जैसे रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है कि एनिलीन किस में बदल जाता है, एनिलीनियम आयन में, जो कि क्या होता है एनिलीन एक्टिवेटिंग ग्रुप, एनिलीनियम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिन, तो ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के रूप में होता है। इसका और भी देख सकते हैं, एक प्रोडक्ट वाले सिंगल प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन को रिएक्शन कराएं किसके साथ, ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। पिरिडीन, पिरिडीन ऐसे होता है, यहाँ पे क्या होगा एन आ जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं पिरिडीन कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पे बेंजीन रिंग में एक कार्बन पे क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, तो उसको हम लोग पिरिडीन कहते हैं। फिर बना देगा एसिटानलाइड, फिर इसको रिएक्शन कराएंगे, फिर मेजर प्रोडक्ट नाइट्रो, फिर इसको नाइट्रो को करा दिया एसिड बेस, तो फिर डायरेक्टली बना दिया आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन रिएक्शन देखते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन देखेंगे। सी नंबर में सल्फोनेशन रिएक्शन है। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे थे कि नाइट्रेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, इसी प्रकार से यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या मतलब क्या आता है कि कॉन्क H2SO4 के साथ आपको रिएक्शन करना है। तो चलिए कॉन्क H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करा के देखते हैं एनिलीन का। चलिए ये है एनिलीन, एनिलीन में हमने क्या किया कि डायरेक्टली कर दिए कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिए। H2SO4 के साथ जैसे रिएक्शन करवाएं, ये क्या किया अपना कि यहाँ पे आ जाएगा क्या NH और COCH3 के जगह पे यहाँ पे क्या होगा कि NH3 हो जाएगा, टोटल इससे जुड़ जाएगा, NH3 के ऊपर प्लस हो जाएगा और SO3 के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बना दिया। फिर इसको 100 गर्म कर देना है, 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म कर देना है। जैसे गर्म कीजिएगा ये क्या होगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे SO3H ला के जोड़ दिया, ये SO3H यहाँ जो था ना ये आके यहाँ जुड़ गया। फिर इसको अगर हम लोग चाहेंगे, यहाँ पे हम लोग का सल्फानिलिक, इसको हम लोग कहते हैं सल्फानिलिक एसिड। क्लियर है, अब इसको यहाँ पे चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका हम लोग करा सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहाँ से H निकल जाएगा और ये आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, देखिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा, ये NH3 के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है SO3 के ऊपर माइनस हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ज्वीटर आयन के नाम से जानते हैं, ज्वीटर आयन, ZWITTER, ज्वीटर आयन के नाम से। कभी कभी आई थिंक 2018 की 17 में पूछा था कि ज्वीटर आयन क्या होता है, तो बेंजीन में NH3 के ऊपर प्लस लग जाना और नीचे SO3, पारा में SO3 के ऊपर माइनस रहना, इसी को हम लोग ज्वीटर आयन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जा रहा है कि एनिलीन को अगर कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर इसको रिएक्शन करेंगे तो सल्फोनिक एसिड वाला बन जाएगा। फिर इसको अगर रिवर्सिबल, ऐसी ये प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट हम लोग का यहीं तक हो गया, लेकिन ये वाला इसको रिवर्सिबल अगर करके देखेंगे तो ज्वीटर आयन का फॉर्मेशन कर देगा। चलिए इसका रिएक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। तो रिएक्शंस क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन, तो लिख देते लैंग्वेज, एनिलीन रिएक्ट्स विथ कॉन्क H2SO4 टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फोनेट बना देता है। देखिए ये बना दे रहा है, ठीक है, ये बना दिया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फोनेट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए एनिलीनियम को फिर से हीट करा दे रहे हैं। हीट करने के बाद क्या करेगा, सल्फ्यूरिक PHU होगा, यहाँ वो लिखा गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। फिर इसको क्या करेगा, क्या आपको रिएक्शन करा देंगे 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 453 से 473 केल्विन, दोनों में जिसमें लिखना है लिख सकते हैं। तो बना देगा पारा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
इसको जिसको किस नाम से जाना जाता है, सल्फानिलिक एसिड के रूप में जाना जाता है, जो कि मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपका ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये मेजर प्रोडक्ट बन जा रहा है ये रिएक्शन। इसके साथ कौन का H2SO4, ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया, फिर ये क्या बना दिया, क्या आपका बना दिया सल्फानिलिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है पारा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, जीटर आयन का फॉर्मेशन करा रहे थे। कि यहाँ पे क्या किया कि ऊपर से एक और नीचे यहाँ प्लस माइनस हो गया, अब क्या हो गया कि जीटर आयन का फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं एमिन्स का यूजेज। लिखना है डेली बेसिस में एमिन्स का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो एमिन्स का उपयोग कहाँ होता है कि एमिन्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेज जो होता है वो कहाँ पे होता है कि कहीं पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गया है। क्लियर है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया है, कंबंशन कुछ चीज़ों को जला रहे हैं, जलाने के कारण वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर गया है, तो उसको रिमूव करने में क्या करते हैं कि कौन काम करता है, एमिन्स का उपयोग करते हैं हम लोग उसका रिमूव करने। मान लिया जाए कहीं पे आग लग गया, पूरा एकदम धुआं एकदम, आग तो बुझ गया लेकिन धुआं भर गया, तो एमिन्स ला के अगर वहाँ एमिन्स गैस छोड़ देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। अगर इसका दूसरा उपयोग हम लोग जानना चाहें तो ये किस रूप में काम करता है कि एमिन्स का उपयोग करते हैं की इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल डाइज को बनाने में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। डाइज अगर बना रहे हैं तो डाई मतलब हम बताए थे, आपको याद होगा कि डाई का मतलब क्या होता है, कलर करना मीन्स एक डायरेक्ट कलर होता है, एक डाइज करना कलर होता है जो टेम्प्रोरी होता है, कुछ दिन में फीका हो जाना, और डाइज करना मतलब परमानेंट कलर हो जाता है, तो उसको डाई कहते हैं। तो डाई करने में एमिन्स का उपयोग किया जाता है। इसका और भी उपयोग करते हैं, यूनिक मेथड क्या है कि एमिन्स का उपयोग करते हैं डेवलपिंग ऑफ एजेंट इन फोटोग्राफ्स को और भी अधिक अच्छा से लेने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए इसका उपयोग करता है, एमिन्स का उपयोग करता है उसको डेवलप करने के लिए, मतलब सिंपल से एजेंट्स के रूप में उसका काम करता है कि और भी अच्छे ढंग से कैसे उसका फोटो को क्लिक किया जाए। क्लियर है। नेक्स्ट वन, इसका यूजेज देखते हैं कि फार्मेसी में इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, डॉक्टर लोग एमिन्स का उपयोग कहाँ पे करता है। तो एमिन्स का उपयोग क्या करता है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मॉर्फिन दवा के रूप में होता है, जो कि पेन किलर एकदम क्या होता है कि एकदम दुख दर्द में अगर कोई बच्चा हो गया है तो जैसे करता है ना कि कहीं पे क्या होता है कि किसी के यहाँ एकदम डेथ हो जाता है या कोई और भी चीज़ है, मतलब दर्द निवारक वाला टाइप में क्या कह सकते हैं, एकदम खूब दुख है, तो दुख होने के कारण उसको क्या होता है कि वो क्या करता है कि अपना सैडनेस को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ों का सेवन करने लगता है। जैसे कोई क्या करता है, सिगरेट पीने लगता है, दारू पीने लगता है अपने दुख दर्द को ख़त्म करने के लिए। तो इसी प्रकार वो उसका पेन को रिमूव करने के लिए जो दवा होता है उसको मॉर्फिन के नाम से जाना जाता है। तो मॉर्फिन या डेमिरोल का उपयोग करते हैं हम लोग, क्या एकदम हैवी वाला जो पेन होता है, एकदम जिस पेन को हम लोग ऐसी इजी से सहन नहीं कर पाएंगे, वो पेन्स को रिमूव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर एमिन्स का उपयोग और क्या क्या होता है, इसका सोर्स है ये क्या है, एमिनो एसिड हमारे बॉडी में जो भी रेगुलेट करता है, विटामिन्स को रेगुलेट करता है, विटामिन कम है कि अधिक है, विटामिन डी हम लोग घट रहा है या विटामिन ए, वो चीज़ों को रेगुलेट करता है, कम अधिक को मैनेज करने का जो काम करता है वो एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड को बनाने के में किसका काम होता है, एमिन्स के द्वारा ही एमिनो एसिड बनाया जाता है। तो एमिनो एसिड्स के बारे में डिटेल पढ़ना है, पूरे आगे वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ना है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में बायोमोलिकुल्स में आपको पढ़ना है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। एमिनो एसिड्स क्या होता है, वो एमिन से बनता है, बस इतने याद रखिए। आगे क्या होता है, एक और उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग क्या होता है कि एमिन्स का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में, एंटी हिस्टामिन्स के रूप में। एंटी हिस्टामिन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बीमारी होता है कि किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में क्या होता है कि तुरंत भूलने की आदत होता है, मतलब अभी कुछ सुना फिर थोड़ी देर में भूल गया बहुत जल्दी, तो वो जो भूल जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामाइन, मतलब उसका दिमाग अच्छा से मतलब काम नहीं करता, वो कहते हैं ना कि ये मेंटल हो गया, इसका दिमाग कम काम कर रहा है, तो वही क्या होता है, एंटी हिस्टामाइन के रूप में। तो उसका जो दवा बनाते हैं ना, उसमें सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं एमिन्स का। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि यूजेज ऑफ एनिलीन का उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, एनिलीन टॉपिक लगा देना, यूजेज ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन का उपयोग, जो बेंजीन एनिलीन याद है ना, एनिलीन ये हो गया, बेंजीन में NH2 जुड़ जाना एनिलीन है, तो एनिलीन का हम लोग उपयोग क्या करते हैं कि एनिलीन का उपयोग क्या होता है कि रबर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ रबर केमिकल्स, रबर को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैक्सिमम रबर से जैसे कार का टायर के रूप में, बैलून्स बनाने में या ग्लव्स इस सब को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एनिलीन के माध्यम से होता है।
और क्या किया जाता है इसका दूसरा उपयोग, इसको डाई करने में, जैसे जो भी डाइंग एजेंट मतलब रंगीन करने में, कपड़े को रंगीन हो जाए ऐसे, तो क्लॉथ्स को डाई करने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ, जब कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़ा को एकदम परमानेंट कलर करना है। जैसे हम लोग जींस एक बार खरीद लेते हैं तो जींस का कलर वॉश होता है क्या, तो आप सस्ता वाला खरीदिएगा तो जींस वाला कलर क्या होता है कि रिमूव हो जाता है, लेकिन आप अच्छे वाला खरीद लेने के बाद क्या होता है कि उसका कलर रिमूव नहीं होता। मतलब क्या किया है, उसको अच्छे से डाई किया है। तो जींस को जींस मैन्युफैक्चर में डाइंग एजेंट के रूप में इसका काम किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं कि पैरासीटामोल के बनाने में इसका उपयोग करते हैं। पैरासीटामोल आपको याद है, बुखार वाला दवा। और इसके साथ ही इसका उपयोग करते हैं हम लोग पेस्टिसाइड मतलब अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि धान उनका फसल लगाते हैं कोई भी, तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें जितने भी घास फूस आएगा तो उसको मारने के लिए जो दवा का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग पेस्टिसाइड कहते हैं। तो पेस्टिसाइड यहाँ उसको क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड। और फंगिसाइड, फंगस जैसे कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा लग जाना, फंगस लग जाना, उसको मारने में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन से एमिन्स वाला जो एनिलीन है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, पैरासीटामोल, क्लॉथ्स के डाइंग और रबर ये सब बनाने में, तो ये सारी चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो आगे देखते हैं इसका क्या है कि आगे आपको क्या करना। अब मेरा काम कंप्लीट हुआ, अब आपका काम क्या है कि आपको अधिक से अधिक लाइक कीजिए। बच्चे मैक्सिमम देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करते हैं। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि डेली आपको इस प्रकार का वीडियो मिलते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नई टॉपिक्स के साथ। तो इस प्रकार से आपका एमिन्स कंप्लीट होता है। एमिन्स के बाद आपको पढ़ना है साइनो के बाद आपको पढ़ना है, आपका थोड़ा सा और पढ़ना है डाइजो। तो ये तीनों चीज़ें इसी चैप्टर में, तो ये एक पार्ट खत्म होता है तो वो एक दिन का लेक्चर होगा, वो चीज़ें आपको खत्म कर दिया जाएगा। चलिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।